नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का पेपर नंबर 2 जो आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। और ये भैया आपका यूनिट 2 यहाँ पर आज हम बात करेंगे। यूनिट 1 की वीडियो जो है उसको अपलोड कर दिया गया है और भैया प्लेलिस्ट भी बना दी गई है ना, जहाँ पर आप वीडियोस को देख सकेंगे। जब 1 से 5 तक आपकी वीडियो अपलोड हो जाएंगी, 1 यूनिट से 5 यूनिट तक, तो सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूनिट 2 की। और यूनिट 2 में क्या कहता है इस पर चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप सभी का पूरा हक बनता है, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं आप यहाँ पर वीडियोज़ को शेयर करें और अपने इस एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार से ज़्यादा लोगों को जोड़ लें, क्योंकि आईडीडी के लिए खास ये चैनल आईडीडी के लिए ही बनाया गया है। बाकी एचआई की भी वीडियोस जो हैं इंपॉर्टेंट अपलोड कर दी जाएंगी, लेकिन खास कर ये आईडीडी का ही चैनल है, आप सभी को पता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक करने से क्या होता है भैया, मोटिवेशन ही बढ़ता है, लगता है कि हाँ आप लोगों को पसंद आया। कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना नाम, अपने शहर का नाम, है ना, ये तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज अपना यूनिट 2। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो उसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, और लगभग 11K का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 11.4 के हो गया, लगभग 11.4K का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यूनिट 2 में क्या कहता है, यूनिट 2 में कहता है कि सीखने की विशेषताएं क्या हैं। सीखने की विशेषताएं क्या हैं, सीखने की विशेषताएं क्या हैं, इसकी अवधारणा क्या है, आखिरकार क्यों लर्निंग की जाती है, और इसके अर्थ के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। और कैसे शिक्षार्थी सीखता है, यानी कि सीखने के प्रकार के बारे में भी यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यूनिट 2.1 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा आपका क्वेश्चन आता है, और आपका 2.2 भी। तो हम लोग देखते हुए चलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, और जब एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखोगे। बात हो रही है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो भी अगर हम कहते हैं कि एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है ना, मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कि हमारे संसार को चला रहा है, कह सकते हैं। और यही सीखना या लर्निंग ही क्या है, मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है, मनुष्य का विकास होता जाता है, वैसे ही वैसे माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को विद्यालय में दाखिला दिला देते हैं, विद्यालय में प्रवेश करा देते हैं। बच्चा विद्यालय में जाने के बाद में, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक जो भी अब पहला है, पहला विद्यालय तो कहोगे सर परिवार होगा। बच्चे का पहला विद्यालय क्या होगा, परिवार होगा। और पहली शिक्षिका कौन होगी, पहली शिक्षिका कौन होगी, तो वो बच्चे की माँ होगी। उसके बाद में माता पिता क्या करेंगे, बच्चे को विद्यालय में दाखिला दिला देते हैं, जहाँ पर देखने को मिलता है कि बच्चे में अच्छे गुणों का विकास होता है, बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिल सकती है, और बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मैंने आपको बार बार बताया है कि भैया बच्चे की बुद्धि का विकास, बच्चे की कह सकते हैं तर्क का विकास, है ना, ये सारी चीज़ों का, बुद्धि, तर्क, इन सभी चीज़ों का विकास होता है। हम कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होगा, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा जब बच्चा क्या करेगा, जब बच्चा सीखेगा, है ना। जब बच्चा सीखेगा तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, जिसमें कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल की जाती हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर कम शब्दों में कहें तो कहेंगे एक जो ये सीखना है, ये अद्वितीय लक्षणों के अंतर्गत आता है, जहाँ पर विशेषताओं और गुणों को संदर्भित किया जाता है, और बच्चे की
विशेषताएं जो कि शिक्षक और प्रशिक्षक के द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों को एक मूल्यवान बनाया जाता है। बच्चों को मूल्यवान बनाया जाएगा, बच्चों को सीखने की ओर तत्पर किया जाएगा, और जो भी शिक्षण रणनीतियां हैं, अध्ययन के तरीके हैं, व्यक्तिगत विकास जो हैं बच्चे के, उनको सूचित किया जाएगा, जहां पर बच्चा विभिन्न माध्यमों से सीख सकेगा और बच्चे का समस्या समाधान कौशल का विकास होगा, बच्चे के तर्क का विकास होगा, बच्चे को नई चीज़ों को सीखने में प्रेरणा मिलेगी, है ना, और बच्चा अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होगा, लक्ष्य की ओर आगे जाएगा। इसके लिए एक रचनात्मक वातावरण का उपयोग किया जाएगा, एक सृजनात्मक तरीके से बच्चे को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो सीखना आपका लर्निंग ये कहलाएगा। कह सकेंगे विशेषताओं के अंतर्गत बच्चे का जो अनुभव है, बच्चे का जो अनुभव है, इसको अधिग्रहण करने की प्रक्रिया के रूप में जो है वो आपका सीखना कहा जाएगा। जो बच्चा जिस चीज़ में बच्चे का अनुभव है उसमें चीज़ों को ग्रहण करना, इसकी जो प्रक्रिया होगी ये सीखने के अंतर्गत होगी। बच्चा कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को देख करके, या बच्चे के लिए हम लोग कह सकते हैं उद्दीपन का प्रयोग करके। उद्दीपन का मतलब बच्चे को दिखाएंगे कि भैया अगर आप सीख लोगे, या हम कह सकते हैं उद्दीपन का प्रयोग करेंगे। या मान लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग जब आपका पेपर नंबर 4 आएगा, या अभी यहीं पर भी हम लोग उद्दीपन की चर्चा कर लेंगे, जहाँ पर बच्चे को उससे संबंधित चीज़ों को दिखाया जाएगा, और दिखाने के बाद में क्या होगा, बच्चा कार्य करने के लिए तत्पर होगा। जब उद्दीपन को देखेगा तभी कार्य करेगा। जैसे प्रयोग किए गए थे, बिल्ली पर प्रयोग किया गया, कुत्ते पर प्रयोग किया गया, तो उनके सामने क्या किया गया, उद्दीपन को भी रखा गया और साथ ही साथ उनको सबको प्रोत्साहित भी किया गया। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपकी सीखने की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत कह सको कि बच्चा नए पैटर्न को सीखेगा, अपने संज्ञान में बढ़ावा देगा, रचनात्मक जो आदतें होंगी उनके कौशल का बढ़ावा मिलेगा बच्चों को, और किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी भी लिंग का बच्चा हो, किसी भी आयु का बच्चा हो, सभी को हम लोग ये क्या है, सीखना यानी कि लर्निंग करवा सकते हैं। अकादमिक क्षेत्रों में भी बच्चे को पढ़ा करके, विशेषताओं को, तर्क के बारे में बता करके उनकी हम लर्निंग करा सकते हैं, सीखना बच्चों के लिए बेहतर बना सकते हैं। अगर हम यहीं पर बात कर लें सीखने के प्रकारों की, आखिरकार किन किन प्रकारों से बच्चा सीखता है, तो हम कहते हैं सीखने के प्रकारों में सबसे पहला आपका प्रकार आएगा मोटर लर्निंग, है ना। मोटर लर्निंग, इसके अंतर्गत आप कहोगे बच्चा चलना सीख रहा है, बच्चा दौड़ना सीख रहा है ना, बच्चा लिखना सीख रहा है, चाहे वो आपके सूक्ष्मगामक कौशल हो या स्थूलगामक कौशल हो। बच्चा लिखना सीख रहा है, बच्चा चिकोटी काटना सीख रहा है, बच्चा एक वस्तु को दूसरी वस्तु स्थान पर रखना सीख रहा है। तो ये चीज़ें आपकी मोटर कौशल के अंतर्गत आएंगी। ऐसे ही हम आपके दूसरे प्रकार पर बात कर सकते हैं। तो दूसरा प्रकार आपका क्या हो सकता है, कहेंगे बच्चे को मौखिक रूप से भी सिखा सकते हैं। बच्चे को हम मौखिक रूप से भी सिखा सकते हैं, यानी कि बच्चे को हम लेक्चर दे करके भी सिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ आपके सामने, और आप क्या कर रहे हो, हमारी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हो, है ना। मौखिक रूपों से बच्चे को सिखाया जा सकता है, उसके जीवन में जो भी संवाद है उसका कौशल बढ़ाया जा सकता है। शब्द, भाषा, ध्वनियाँ, है ना, संकेतों के माध्यम से बच्चे को सिखाया जा सकता है मौखिक रूप से। ऐसे ही किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट बना करके, है ना, किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट बना करके, यानी कि अवधारणा बना करके उसको हम सिखा सकते हैं। जैसे कि बुद्धि हुआ, तर्क हुआ, है ना, इनसे सभी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें, इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें जहाँ पर बच्चे का बुद्धि का विकास हो सके, बच्चा तर्क करना सीख सके, है ना। सुडोकू वगैरह जो खेल होते हैं ऐसे हम खिला सकते हैं और बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत कर सकते हैं। एक वस्तु के प्रति दूसरे वस्तु को भेद करके भी सिखा सकते हैं कि भैया इसमें क्या कमियां हैं और इसमें क्या कमियां हैं।
इसमें हम बढ़ोतरी क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं, मान लीजिए हमने 2 चित्र बना दिए और ये एक चित्र बना दिया और पूछा भैया बच्चे से कि बताइए इसमें और इसमें आपको क्या अंतर लग रहा है, कौन कौन सी चीज़ें कमी लग रही हैं। तो वहाँ पर भी बच्चे का एक कह सकते हैं कि उद्दीपन कौशल जब बच्चे देखेगा तो बच्चे में क्या होगा, तर्क और जो भी कह सकते हैं कि बच्चे का तर्क करने की क्षमता और बच्चे की बुद्धि, बच्चे की सोचने की क्षमता, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बच्चे की यहाँ पर बढ़ेंगी। ऐसे ही हम कह सकते हैं जो भी आपके क्लासिकल कंडीशन हुई है ना, और जो भी आपके ऑपरेंट कंडीशंस हुई, थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिया गया जो भी सिद्धांत, या आपका पावलाव जी के द्वारा जो भी दिया गया सिद्धांत घंटी वाला था, है ना, भोजन को रखा जा रहा था, घंटी बजाई जा रही थी, और भैया क्या डॉग पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया हुई थी, है ना, क्लासिकल कंडीशन हुई थी। तो उससे भी बच्चे को सिखाया जा सकता है, बच्चे को ऑब्जर्व करके, बच्चे को अवलोकन करके भी बच्चे को सिखाया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन जो लर्निंग है वो भी बच्चे को कराई जा सकती है। जैसा कि ऑब्जर्वेशन में बच्चे को बताया गया था कि बच्चे के लिए बैंडूरा जी ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जब आप लोग 4th पेपर में पढ़ोगे तो वहाँ पर उन्होंने बच्चे को कहा था कि समाज में रह कर के बच्चा सीखता है ना, बच्चा ऑब्जर्व करता है ना, तो ये चीज़ें बताई गई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके यूनिट 2.2 की, नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिट 2.2 की। यहाँ पर कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी, यानी कि जो भी विद्यार्थी हैं वो कैसे सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी चीज़ों को देख करके सीखता है, कोई विद्यार्थी चीज़ों को सुन करके सीखता है, कोई विद्यार्थी चीज़ों को स्पर्श करके सीखता है, कोई विद्यार्थी गति करके चीज़ों को सीखता है ना। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका VAK, इसको थोड़ा अगर हम इधर लिख लेते हैं K और इसको लिख लेते हैं इधर T, तो हम जब कहते हैं VAKT तो आप कहते हो सर इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, आप कहोगे सर विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टेक्टाइल्स, है ना, ये इसका फुल फॉर्म और आपसे पेपर में पूछा गया फुल फॉर्म है, तो इसको याद कर लीजिएगा। और जब भी कहें कि विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को, यानी कि शिक्षार्थी किन किन तरीक़ों से सीख सकते हैं और कैसे शिक्षार्थी सीखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को हम दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गति करके चीज़ों को सिखा सकते हैं। और जब हम इनके माध्यमों से, इन सभी चीज़ों के माध्यमों से विद्यार्थी को सिखाते हैं, या विद्यार्थी अगर इनके माध्यम से सीखता है, दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है कि विद्यार्थी इनके माध्यमों से सीखेगा। हम सिखाएंगे कैसे ये अलग डिपेंड करता है, और विद्यार्थी सीखता कैसे है वो अलग डिपेंड करता है। मान लीजिए हम बच्चे को सिखा रहे हैं दृश्य तरीके से, है ना, और लेकिन बच्चे को ये पसंद नहीं है, बच्चा भैया सुनकर के चीज़ों को सीखना चाहता है ना, बच्चा सुनने के माध्यम से चीज़ों को सीखना चाहता है, तो बच्चा जैसे सीखेगा हमको वैसे सिखाना है। यहाँ पर कह रहा है कि जो विद्यार्थी हैं इनके प्रकार क्या हैं, विद्यार्थी किन किन प्रकारों से सीखते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हम कहेंगे कि सभी विद्यार्थी जिनके सीखने की शैलियाँ अलग अलग होती हैं, सभी विद्यार्थी अपनी स्मृति में चीज़ों को बनाए रखने के लिए अलग अलग चीज़ों के माध्यम से सीखते हैं, अलग अलग माध्यम से सीखते हैं, चाहे वो दृश्य हो, श्रव्य हो, गतिज हो, स्पर्श हो, इनके माध्यम से सीखते हैं और अपने सीखने के ज्ञान को एक अच्छी स्मृति में ले जाते हैं और कह सकते हैं कि उनका समायोजन कर पाते हैं। जहाँ पर बच्चे जब चीज़ों को सीखते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनका ये सीखना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो स्वयं से चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, गति करके सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कैनेस्थेटिक या गति करके, तो हम कहेंगे भैया बच्चे को मूर्त तरीके से, बच्चे को उसके चीज़ें जो उसकी पसंद की चीज़ें हैं
उनको हम दिखा करके उनको मूर्त तरीके से चीज़ों को सिखाना पसंद कराएंगे, जहाँ पर बच्चा घबराएगा नहीं। और हम कह सकते हैं बच्चे के लिए कढ़ाई, बुनाई, है ना, बच्चा सिक्का उछालना, या हम कह सकते हैं कि उंगलियों से किया जाने वाला कोई भी कार्य, है ना, इनमें सब में हमें बच्चे को क्या करना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चे को इन सभी चीज़ों के बारे में हमें सिखाना चाहिए। ऐसे ही हम कह सकते हैं बच्चा चीज़ों को स्पर्श करके सीखना चाहेगा, तो स्पर्श करने में हम कह सकते हैं कि बच्चे को स्पर्श कराएंगे तो तीखा क्या है, यानी कि तीखा क्या है मतलब नुकीला क्या है ना, तीखा नहीं, नुकीला क्या है, हाँ, खुरदरा क्या है, मुलायम क्या है ना, इन सभी चीज़ों से हम बच्चे को स्पर्श करके चीज़ों को सिखा सकते हैं। जहाँ पर बच्चे को हम कह सकते हैं कि बच्चा सीखेगा और ये ज्ञान जो उसने स्पर्श करके सीखा है ये उसका ज़्यादा स्थायी रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कान से सुन करके चीज़ों को करना पसंद करते हैं, सीखना पसंद करते हैं। जैसे कोई भी अच्छा गीत हुआ, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे सर अगर अच्छे से सभी चीज़ों को ड्रॉ करके बता देते, दिखा करके बता देते एक बार, या बोर्ड पे बता देते तो अच्छा था। या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो केवल हमारी बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद में हमारी बातों को ग्रहण करते हैं। तो वो आपकी इच्छा है कि आप चीज़ों को कैसे ग्रहण कर रहे हैं। जहाँ पर चर्चा होगी, व्याख्यान होगा और मौखिक जो चीज़ें हैं वो बच्चे को बताई जाएंगी। बच्चे के जो संगीत के विषय होंगे, सीखने की ओर बच्चे को अग्रसर किया जाएगा। हम कह सकते हैं बच्चे को वो चीज़ें सिखाने का प्रयास करेंगे जो बच्चा सीखना चाह रहा है उस माध्यम से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख करके चीज़ों को सीखते हैं। देखने में क्या है, बच्चे को हमने दृश्य दिखाया, बच्चे को हमने मानचित्र दिखाया, बच्चे को हमने चार्ट दिखाया, है ना, बच्चे को हमने रेखा चित्र दिखाया। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से बच्चा सीखना पसंद करता है और बच्चा जब इन सभी चीज़ों के माध्यम से सीखता है तो बच्चे को एक बेहतर शिक्षा मिल पाती है और स्थायी रूप से बच्चा सीख पाता है। तो ये बच्चा सीख रहा था, बच्चा इन माध्यमों से सीखना चाहता है, ये बच्चे के लिए था। विद्यार्थी किन किन तरीक़ों से सीखेगा। अब क्या होता है कि ये तो बच्चे की पसंद थी, बच्चा अपने तरीके से सीख रहा था। अब हम लोग 2.3 में बात करेंगे कि जो शिक्षक है वो बच्चे को कैसे सिखाएगा। जो शिक्षक हैं यानी कि जो लर्नर स्टाइल है, जो लर्निंग स्टाइल है बच्चे की, हम कह सकेंगे कि जो भी बच्चे की सीखने की शैलियाँ हैं इनको कैसे पहचाना जाएगा और भैया बच्चे को कैसे सिखाया जाएगा। तो हम देखेंगे बच्चा, सीधी सी बात है, अगर बच्चा यहाँ पर चीज़ों को देख कर सीखना चाहता है ना, देख कर चीज़ों को सीखना चाहता है, यानी कि बच्चा आरेख के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से, चित्रण के माध्यम से बच्चा सीखना चाहता है, तो हम ये देखेंगे कि बच्चा क्यों आखिरकार ये चीज़ों को सीखना चाहता है, क्यों इस माध्यम से सीखना चाहता है। हो सकता हो उस बच्चे को सही से सुनाई ना दे रहा हो, अगर सुनाई नहीं बच्चे को देगा तब दिखाई देगा, तब बच्चा अच्छे से सीखेगा, है ना। हो सकता हो बच्चे को सुनने वाली चीज़ें पसंद ना आ रही हों, वहाँ पर बच्चा सीख रहा हो। ऐसे ही अगर हम कह सकते हैं बच्चा श्रवण तरीके से कैसे सीखेगा, यानी कि बच्चा सुन करके कैसे सीखेगा। हो सकता है बच्चे को दिखाई ना दे रहा हो, जब बच्चे को दिखाई नहीं देगा तब बच्चा क्या करेगा, श्रवण या मुख के माध्यम से, सुनने के माध्यम से बच्चा सीखने का प्रयास करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वयं से सीखते हैं, जो स्वयं से सीखते हैं, यानी कि स्वयं से वो पढ़ेंगे और स्वयं से लिखना वो पसंद करेंगे। वहाँ पर बच्चा जो भी लिखित शब्द हैं उन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं उन पर ध्यान केंद्रित करेगा, और शिक्षकों के लिए एक कह सकते हैं कि बच्चा एक नोट भी तैयार कर सकता है कि मैं इस प्रकार से पढ़ लिख करके चीज़ों को सीख सकता हूँ। तो लिखित भाषा के रूप में और आपका पढ़ने के माध्यम से बच्चा सीख सकता है।
ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं जो बच्चे का गतिज कौशल है, यानी कि जहाँ पर बच्चा अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, बच्चा चीज़ों को देख भी रहा है ना। बच्चा जब चल रहा है तो भैया बच्चा अपने पैर का भी प्रयोग कर रहा है ना। और कह सकते हैं कि सभी इंद्रियों के दौरान जब बच्चा सीखेगा, वहाँ पर पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी को एक अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। हम कहेंगे कि जो भी आपके दृश्य शिक्षार्थी हैं, इनके लिए जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी, जो भी चार्ट पेपर इनके लिए तैयार किया जाएगा, जो भी आरेख तैयार किया जाएगा, तो उनके लिए उन चार्ट पेपर या आलेख को ऐसे बनाया जाएगा कि बच्चे के अनुकूलन के हिसाब से बच्चा जिनसे बेहतर सीख सके। और उनके लिए भैया बच्चों को देखने के लिए एक सूची भी तैयार की जाएगी, जहाँ पर हम कह सकेंगे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग वाइट बोर्ड, चार्ट, है ना, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही बच्चे को हम चीज़ों को श्रवण तरीके से, श्रवण शिक्षार्थी की तरीके से सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सुनने की जो चीज़ें हैं, व्याख्यान करने की जो चीज़ें हैं, वो हम प्रयोग करेंगे। यूनिट 2 में आपकी यही सारी चीज़ें हैं। बच्चे को नोट्स दिखाएंगे, बच्चे से बार बार प्रश्न पूछेंगे, और बच्चा धीमे पढ़ रहा है, उसका स्वर क्या है, उसकी ताल क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। आखिरकार बच्चा धीमे क्यों कर रहा है, हम तेज़ कराने की बच्चे को कोशिश करेंगे। बच्चा चीज़ों को सुन करके सीख रहा है क्योंकि, और चीज़ों को जब सुन करके सीखेगा, जब सीखने की शैलियाँ उसकी श्रवण शिक्षार्थी की होंगी, तो हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार उसको चीज़ें सुनाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, और किस स्तर तक सुनाई दे रही हैं। ऐसे ही हम लोग कक्षा में यह पता लगाएंगे कि कौन से बच्चे जो हैं वो पढ़ने और लिखने वाले शिक्षार्थी हैं। जो पढ़ने लिखने वाले शिक्षार्थी होंगे उनको हम पढ़ने लिखने में प्राथमिकता देंगे। पाठ्यपुस्तक को पढ़ने में, उपन्यास को पढ़ने में, लेखों को पढ़ने में, आपके पत्रिकाओं को पढ़ने में, इन सभी चीज़ों से हम बच्चे को आकर्षित करेंगे। और बच्चे का जो दृश्य शिक्षार्थी हैं, इनके समान हम कह सकते हैं कि पढ़ने लिखने में शिक्षार्थियों को हम ढूंढ सकते हैं और शिक्षार्थियों के लिए नए शब्दकोश का निर्माण करवा सकते हैं, जहां पर बच्चा ऑनलाइन चीज़ों को सीख सकता है, ऑनलाइन खोज कर सकता है। हमेशा आपको याद रखना है, बच्चे को सिखाना है। बच्चा सीखेगा तब भी इस माध्यम से सीखेगा। बच्चे को अगर शिक्षक सिखाएगा तब भी इस माध्यम से ही सिखाएगा। वहाँ पर हमें ये याद रखना है कि बच्चा किस माध्यम से सीखना चाहता है ना, उसको किस माध्यम से सीखना पसंद है। और जब हम सभी बच्चों को, चाहे वो आईडी के बच्चे हों, एएसडी के बच्चे हों, है ना, आपके एसएलडी के बच्चे हों, इनको हम जब सिखाएंगे या सामान्य बच्चों को भी हम सिखाएंगे, तो भी हम इस माध्यम से सिखाएंगे। इसमें क्या होगा कि बच्चे की जो सीखने की शैलियाँ हैं, बच्चे का जो सीखने का कौशल है, वो बेहतर हो पाएगा, बढ़िया बच्चा सीख पाएगा। दोनों जगह पर आपको चीज़ें यही देखने को मिलेंगी। इसके बाद में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, जितनी बार आप इस पे स्टार लगा सकते हो स्टार लगा लेना। आपके पेपर में भैया पूछा गया टॉपिक है ये, और क्या है, सीखने की विशेषताएं और बहुबुद्धि की अवधारणा, यानी कि बात करता है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। मल्टीपल इंटेलिजेंस की यानी कि बहुबुद्धि की अवधारणा की। कहा गया बहुबुद्धि की अवधारणा में कि प्रत्येक बुद्धि, चाहे वो स्थानिक बुद्धि हो, चाहे वो बच्चा देख करके चीज़ों को सीख रहा हो, चाहे बच्चा चीज़ों को सुन करके सीख रहा हो, तो ये सभी बुद्धियाँ जो हैं ये एक दूसरे से अलग होती हैं। और ये जो आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी गई, ये कभी कभी ऐसे भी लिख के आता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत बताइए, या हो सकता है कभी आपसे ऐसे लिख दे कि भैया आपको क्या करना है कि गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत बताना है। इनका पूरा नाम है हावर्ड गार्डनर, है ना। तो इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न है, चाहे वो तार्किक बुद्धि हो, शारीरिक बुद्धि हो, है ना,
या संगीतात्मक योग्यता हो, बच्चे की प्राकृतिक योग्यता हो, दृश्य और स्थानिक योग्यता हो, शाब्दिक भाषा योग्यता हो, ये सारी बुद्धियाँ जो हैं वो बच्चे की एक दूसरे से अलग हैं। बच्चा इनमें जब कार्य करेगा तो ये सारी बुद्धियाँ, इन्होंने जो 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई, ये सारी बुद्धियाँ जो हैं वो अलग अलग देखने को बच्चे में मिलेंगी। जहाँ पर हम कह सकेंगे इनकी जो पुस्तक थी, इन्होंने 1983 में एक पुस्तक दी थी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। वहाँ पर ही इन्होंने ये अपनी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर जी ने, जहाँ पर इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग बताई थी। प्रत्येक बुद्धि का जो एक अस्तित्व होगा वो एक दूसरे से अलग होगा। बच्चा जब भी सीखेगा तब अपनी शक्ति के अनुसार सीखेगा। जिस बच्चे के पास संगीतिक बुद्धि ज़्यादा है वो संगीत में अच्छा प्रदर्शन करेगा। जिस बच्चे के पास में गतिज बुद्धि ज़्यादा है वो गति करके प्रदर्शन करेगा, है ना। जिसमें तार्किक बुद्धि ज़्यादा है वो तर्क करके प्रदर्शन करेगा। प्राकृतिक बुद्धि ज़्यादा है वो प्राकृतिक में चीज़ों को देखेगा, जैसे किसान हुआ, पर्यटक हुआ, तो वो प्राकृतिक में चीज़ों को देखेगा। इस प्रकार से इनकी 8 बुद्धियाँ, चाहे वो आप कहोगे सर मौखिक को हम कह सकते हैं, है ना, जिसमें बच्चा भाषा और किताबों के बारे में अच्छा ज्ञान होगा। उसको जो भी बुद्धि होगी, जो भी सूचनाएं का विश्लेषण कर रहा होगा, सूचनाओं को एकत्रित कर रहा होगा, तो अपनी भाषण और किताबों के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित कर रहा होगा। मौखिक और लिखित भाषा में हम लोग इसको शामिल कर सकते हैं। बच्चे की जो तर्क करने की, अगर बच्चे के पास बुद्धि ज़्यादा होगी, तार्किक बुद्धि ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चा गणित की चीज़ों को बढ़िया से सीख पाएगा, है ना। और हम कह सकते हैं कि बच्चा अपनी अमूर्त अवधारणाओं को सीख पाएगा बढ़िया से, और उसमें उसकी जो समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए बच्चा बेहतर प्रयास कर पाएगा। ऐसे हम कह सकते हैं बच्चे को हम दृश्य और स्थानिक, तो भैया इसमें क्या करेंगे कि बच्चा जो भी मानचित्र है उसको बढ़िया से सीख पाएगा। और बच्चा अगर कहीं पर जा रहा है या बच्चे को अगर कार चला रहा है, कोई भी व्यक्ति कार चला रहा है, तो क्या होगा, उसको इतना ज्ञान होगा कि कितना स्थान हमको चाहिए वहाँ से अपनी कार हम निकाल सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो उनको क्या होगा, स्थानिक बुद्धि जो है वो ज़्यादा होगी, देख करके चीज़ों को जानना। ऐसे ही शारीरिक गतिक बुद्धि, जो लोग अच्छे डांसर होते हैं, शरीर पर जिनका अच्छा नियंत्रण होता है, अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे योगा वाले हो सकते हैं जो योगा कराते हैं, तो आपको ये देखने को मिलता है। एक आपकी अंतर वैयक्तिक बुद्धि होती है, एक अंतः वैयक्तिक बुद्धि होती है। अंतर वैयक्तिक बुद्धि में हम दूसरों की चीज़ों को जानेंगे। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, दूसरों के व्यवहार को, दूसरों की भावनाओं को जानता है और समझता है। और आपका अंतः वैयक्तिक बुद्धि क्या होगी, इसमें हम खुद के बारे में, स्वयं के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। इसमें एक दार्शनिक हो सकता है, धर्म नेता हो सकता है ना। और एक आपकी होती प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि, इसमें क्या होगा, जो भी जानकारी होगी वो नेचर के बारे में जानकारी ली जाएगी, नेचर के बारे में जानकारी ली जाएगी। और जहाँ पर हम कह सकते हैं एक किसान या एक पर्यटक इसके बारे में जानकारी अच्छी दे सकता है। तो हम कहेंगे कि जो भी आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जो कि आपके हार्वर्ड गार्डनर जी के द्वारा दी गई, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग योग्यता होगी और उन अलग अलग योग्यताओं में इन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार में बताया। बच्चा सीखने में कुशल हो सकता है, भाषा सीखने में, बच्चा व्याख्यान करने में भाषा उसकी मदद कर सकती है। दृश्य स्थानिक बुद्धि बच्चे के पास हो सकती है, बच्चा एक कुशल चित्रकार हो सकता है, कुशल कारीगर हो सकता है ना, बच्चा एक अच्छा डांसर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई आपके हार्वर्ड गार्डनर जी के द्वारा बताई गई। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना गार्डनर का सिद्धांत लगा लीजिएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो आपकी थ्योरी दी गई वो आपकी गार्डनर जी के द्वारा दी गई। और भैया द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यह इनकी पुस्तक का नाम था 1983, और पूरा नाम क्या था, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में कह रहा है
कि जो आपके विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चे हैं, विकासात्मक विकलांगता वाले जो बच्चे हैं, विकासात्मक विकलांगता वाले जो बच्चे हैं, इन छात्रों का मूल्यांकन और इनके सीखने की शैलियों की भूमिका क्या होगी। इन छात्रों का मूल्यांकन कैसे होगा और जो इनके सीखने की शैलियाँ हैं उनकी भूमिका क्या होगी। जब भी हम बात करते हैं ऐसे व्यक्तियों की तो कहते हैं हर व्यक्ति जो किसी न किसी तरीके से सीखता है, जो तरीका उसको अच्छा लगता है उन तरीक़ों से वो सीखता है। तो हम क्या करेंगे, अक्सर हमें जानने की कोशिश करेंगे जो भी दिव्यांग छात्र हैं, जो भी विकलांग छात्र हैं, इनमें संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है, क्योंकि इनके संज्ञानात्मक विकास में ही हमें कमी देखने को मिलती है। छात्रों का संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है, दृश्य शिक्षार्थी बेहतर ढंग से कैसे देख करके चीज़ों को सीख सकते हैं, ऐसे ही श्रवण हुआ और गतिज हुआ जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो हम कह सकते हैं कि इन बच्चों को इन माध्यमों से हम लोग बढ़िया सिखा सकते हैं। दृश्य शिक्षार्थी में बच्चे की जो दृश्य संकेत हुए, उपकरण हुए, इनको हम आकर्षण उपकरण दिखा करके, ऐसा थोड़ी ना अगर हम चीज़ों को दिखाएंगे भी तो वो अगर आकर्षित नहीं होंगी, बच्चा अगर उनसे जुड़ना नहीं चाहेगा, बच्चे को अगर अच्छी चीज़ें नहीं लग रही होंगी जो कौशल हम करा रहे हैं, तो बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा। तो बच्चे के लिए, शिक्षार्थी के लिए हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे, ऐसी गतिविधियों का प्रयोग करेंगे जहाँ पर बच्चा बेहतर ढंग से सीख सके। विजुअल चीज़ों का प्रयोग करेंगे जहाँ पर बच्चा अपने शारीरिक हाव भाव का भी प्रयोग कर सके। बच्चा उसके, हम अगर बच्चे को पर्यावरण से जोड़ रहे हैं, उसके एक वास्तविक पर्यावरण से जोड़ रहे हैं, वास्तविक वातावरण से जोड़ रहे हैं, तो बच्चा बेहतर सीखेगा और अच्छा सीखने का प्रयास करेगा। ऐसे माहौल को हम बनाएंगे जहाँ पर विजुअल चीज़ों का सपोर्ट दिया जाए। ऐसे सपोर्ट या ऐसी अनुमति जहाँ पर जब विजुअल चीज़ों का सपोर्ट दिया जाएगा तो बच्चे में क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसको भैया अवसर मिलेगा एक नई चीज़ को सीखने में। बच्चे को हम लोग संकेत के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे सांकेतिक भाषा, आपकी साइन लैंग्वेज, जहाँ पर हम बच्चे को निर्देश दे करके, हाव भाव से, है ना, चीज़ों का प्रदर्शन करके, मॉडलिंग विधि का प्रयोग करके चीज़ों को हम बच्चे को सिखाते हैं। तो बच्चे को हम 3 शैलियों से सिखा सकते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, एक दृश्य, एक श्रव्य और तीसरा गतिज। इन तीनों शैलियों से हम बच्चे को बेहतर सिखा सकते हैं, एक बेहतर बच्चे का विकास कर सकते हैं। चित्र, मॉडल, संचार, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं और दृश्य संकेत भी बच्चे को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो यूनिट 2 था, यूनिट 2 है, यहाँ पर बच्चे के सीखने के बारे में, बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चे को हम सिखाएंगे कैसे, और सीखने का महत्व क्या है, सीखने की विशेषताएं क्या हैं, और बुद्धि के बारे में बताया गया कि प्रत्येक बुद्धि जो है वो एक दूसरी बुद्धि से अलग है, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।